यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य व्यवस्था या वाक्य। हमने PT1 के सिलेबस में वाक्य की परिभाषा की थी और वाक्य के अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम पहले मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ जो हमने PT1 में किया था। उसके बाद PT2 के सिलेबस का वाक्य से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वाक्य कहते किसको हैं। हम साधारण शब्दों में कह देते हैं कि जब हम बहुत से शब्दों को एक साथ लिखते हैं तो इसको हम वाक्य कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शब्दों को तो लिखते हैं लेकिन उन शब्दों का एक क्रम होना चाहिए और उन शब्दों को जब हम लिख रहे हैं तो उनके क्रम के साथ साथ उस शब्द को जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उनका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। तो वाक्य की परिभाषा एक साधारण शब्दों में हो जाती है कि वाक्य जो है वो शब्दों का व्यवस्थित समूह है। शब्दों का या पदों का, पद भी शब्द ही होते हैं लेकिन पद जो शब्द है वो पद तब बन जाता है जब हम उसको वाक्य में प्रयोग में लाते हैं। तो शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है का मतलब है कि ये हमें एक प्रॉपर अर्थ हमें निकलना चाहिए हमारा जब हम उस शब्द को, बहुत से शब्दों को हम एक लिख रहे हैं। एक तो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, एक व्यवस्थित होना चाहिए और उसका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। इसके बाद हमने देखा था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य किसको कहते हैं? वाक्य का वो दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में भी वाक्य में बात की जा रही है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय जो कुछ भी हमें उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है वो सारा विधेय होता है। जैसे एक वाक्य देखो, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें रमेश पुस्तक पढ़ता है में करता क्या है, किसके बारे में बात की गई है? ये रमेश के बारे में बात की गई है और जिसके बारे में भी बात की जाती है वो क्या होता है? उद्देश्य। तो उद्देश्य रमेश आ गया इस हमारे वाक्य में। और जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में बताया जाता है, अब रमेश के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो पुस्तक पढ़ता है। जो कुछ भी रमेश के बारे में बताया जा रहा है वो कहलाता है विधेय। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है वाक्य में, रमेश हो जाएगा उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता है विधेय। कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। किसके बारे में वाक्य कहा गया है ये? कि कृष्ण कुमार। अब कृष्ण कुमार करता है वाक्य का, तो वाक्य में जो करता है वही उद्देश्य होता है। तो ये जो कृष्ण कुमार है ये उद्देश्य है। अब उद्देश्य के बारे में, कृष्ण कुमार के बारे में क्या कहा गया है कि वो कहानी लिखता है। तो ये कहानी लिखता है ये विधेय हो जाएगा या ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखो। राघवेंद्र ने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। अब किसके बारे में वाक्य ये कहा गया है? अगर इस कंप्लीट वाक्य को देखें तो ये है राघवेंद्र ने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। कौन है कर्ता? किसने कार्य पूरे कर लिए? राघवेंद्र ने। तो राघवेंद्र क्या है? उद्देश्य। अब राघवेंद्र के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं, ये विधेय हो जाएगा। दिनेश और रमेश फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? दिनेश और रमेश। तो ये दोनों ही उद्देश्य हो जाएंगे और इनके बारे में क्या कहा गया है कि ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये विधेय है। मोहिनी अत्यधिक सुंदर लगती है। मोहिनी उद्देश्य और अत्यधिक सुंदर लगती है विधेय। कमलेश को नौकरी मिल गई। कमलेश उद्देश्य और को नौकरी मिल गई विधेय। कार्तिक स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है स्कूल? कार्तिक। तो कार्तिक उद्देश्य। कार्तिक के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा विधेय। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर उद्देश्य, मरीज का इलाज कर रहे हैं विधेय।
मेरी बहन बहुत होशियार है। अब यहाँ पे देखो बहन के बारे में कहा गया है, लेकिन बहन किसकी है? मेरी। तो मेरी बहन यहाँ पे उद्देश्य होगा। और क्या कहा गया है बहन के बारे में? कि वो बहुत ही होशियार है। तो बहुत होशियार है, विधेय। बचपन बहुत अच्छा होता है। बचपन उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, विधेय। यह उपन्यास बहुत रोमांचक है। यह उपन्यास उद्देश्य बहुत रोमांचक है, विधेय। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आपको कोई वाक्य दिया जाएगा और आपने उसमें से उद्देश्य और विधेय चुनना है। यहाँ तक हमने PT1 के सिलेबस में वाक्य का टॉपिक कर लिया था। अब हम देखेंगे, वाक्य के अंग तो हमने कर लिए हैं, अब हम वाक्य के भेद देखेंगे कि वाक्य जो है उसको किस प्रकार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वाक्य के मुख्य भेद दो आधारों पर किए जाते हैं कि दो आधार पर हम वाक्य को बांट सकते हैं। पहला है उसके मीनिंग के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर, और दूसरा है रचना के आधार पर कि वो वाक्य कैसे बनते हैं। ये दो भेद हैं। PT2 में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के ये सारे भेद करने हैं, और रचना के आधार पर हम अभी नहीं करेंगे, ये हम PT3 में करेंगे। अब वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। 8 प्रकार के भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, उसके बाद निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक वाक्य दिया जाएगा, या तो ये दिया जाएगा कि उसमें से आपने उद्देश्य बताना है या विधेय बताना है, या क्वेश्चन होगा कि अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, इन 8 में से ये कौन सा वाक्य है। अब हम देखते हैं कि 8 प्रकार के जो वाक्य हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विधानवाचक। विधान का मतलब कोई कार्य का होना, किसी भी कार्य का होना। जिस वाक्य में किसी विधान या किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मैं इंटरनेट के जरिए पढ़ रहा हूँ। ये सारे वाक्य कौन से हैं? विधानवाचक। जो सिंपल सा एक वाक्य है जिसमें किसी कार्य के होने के बारे में पता चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। ये सिंपल सा जो वाक्य है इसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का मतलब ही होता है नहीं, मना है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के ना करने का पता चले, जिस वाक्य में हमें लगता है कि कोई कार्य किया नहीं जा रहा है, जहाँ पे नहीं आ गया वो निषेधवाचक। जैसे वह शरारत नहीं करता, अगर आ जाएगा कि वह शरारत करता है तो ये हो जाएगा विधानवाचक। वह शरारत नहीं करता तो ये हो जाएगा निषेधवाचक। नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में हम कोई आदेश दे रहे हैं, कोई आज्ञा दे रहे हैं, कोई उपदेश दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, कोई निवेदन कर रहे हैं, ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। ये आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे अपने नगर को स्वच्छ रखें, अपने नगर को साफ रखने के लिए कहा गया है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। शांत होकर पढ़िए, शांत होकर पढ़ो, ये भी हमें आज्ञा दी गई है, कहा गया है कि हमें शांत होकर पढ़ना है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, सिंपल को हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाए जिस वाक्य में, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यह पेड़ क्यों काट रहे हो, एक प्रश्न पूछा गया है हमें इस वाक्य के माध्यम से, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तुम
कल कहाँ गए थे, ये भी एक प्रश्न है। तो ये तुम कल कल कहाँ गए थे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम कल दिल्ली क्यों गए थे। ये सारे वाक्य जिसके द्वारा एक प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है विस्मय आदि बोधक। विस्मय विस्मय आदि बोधक कौन से वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में कौन से भाव व्यक्त किए जाते हैं, कोई खुशी का भाव व्यक्त किया जाता है, कोई शोक का भाव, दुख का भाव व्यक्त किया जाता है, घृणा का, आश्चर्य का, ऐसे भाव व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों में क्या किया जाता है, इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया जाता है। ये चिन्ह लगाया जाता है और एक वर्ड पहले लगाया जाता है, शब्द लिखा जाता है वाह, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, क्या छक्का मारा है। एक वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये भी विस्मयादि वाक्य है। छी कितनी गंदगी है, ये भी विस्मयादि वाक्य है, क्योंकि हमारे मन से एक भाव व्यक्त हो रहा है। आहा कितनी सुंदर जगह है, एक खुशी का भाव है ना ये, तो ये आहा के बाद विस्मयादि बोधक है। और ये कितनी सुंदर जगह है, ये एक कौन सा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला है इच्छावाचक वो वाक्य। इच्छावाचक, हम कोई इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। जिन वाक्यों के माध्यम से किसी इच्छा को व्यक्त किया जाता है कि हमारी इच्छा है कोई, या हम किसी के लिए भी हम कोई इच्छा रख सकते हैं। तुम दीर्घायु हो, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये हमारी इच्छा ही होती है। तो ये इच्छावाचक वाक्य है, जिस बात की हम इच्छा कर रहे हैं। ईश्वर करे आज जमकर वर्षा हो जाए, ये भी हमारी इच्छा ही है ना, कि ईश्वर करे कि आज जमकर बहुत सारी वर्षा हो जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संदेहवाचक। संदेह, एक संदेह सा बना हुआ है हमारे वाक्य में। हमें ये पता है कि कोई संदेह है या हम कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो जाए, या शायद आज भगवान मेरी बात सुन ले। जहाँ शायद आ गया वहां पे संदेह है। और अगर इच्छा तो यही है ना कि आज वर्षा हो जाए, तो वो इच्छा है। लेकिन अगर हम शायद वर्ड लगा रहे हैं साथ में, तो ये एक संदेह है, तो ये संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद आज भगवान मेरी बात सुन ले, शायद आज वर्षा हो जाए, शायद आज गर्मी से कुछ राहत मिल जाए। तो ये शायद है, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। शायद आज मुझे सफलता मिल जाए, तो यहाँ पर भी संदेह व्यक्त किया गया है और ये संदेहवाचक वाक्य हैं। अगला है संकेत वाचक। संकेत, हमें कोई संकेत दिया जा रहा है। ऐसे वाक्य जहाँ पे हमें पहले एक वाक्य में संकेत दिया जाएगा, उसके बाद हम वाक्य लिखेंगे। तो जिन वाक्यों में एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना व्यक्त हो, एक कार्य तभी होगा अगर कोई दूसरा कार्य पहले से होगा, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं वाक्य, और ये संकेत दिया जाता है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि तुम मेहनत करोगे तभी सफल होगे। तो ये इसमें दो वाक्य हैं और संकेत दिया गया है, यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे। ये संकेत वाचक वाक्य है। यदि ध्यान से देखकर चलोगे तो दुर्घटना नहीं होगी, ये भी संकेत वाचक वाक्य है। तो ये 8 प्रकार के वाक्य हैं। एक बार दोबारा हम इनके नेम देख लेते हैं, और इनके जब आप नेम लिखोगे तो इसमें कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी है, क्योंकि एक आपसे सिर्फ नाम ही अगर पूछा जा रहा है पेपर में, तो ये जो स्पेलिंग्स हैं इनके, इनको आपने ध्यान से लिखना है। विधानवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है। आज्ञावाचक, कैसे आज्ञा लिखते हैं, आज्ञावाचक। विस्मयादि बोधक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 वाक्य हैं। इनके स्पेलिंग्स आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें पता भी है कोई वाक्य कि हमें पता है कि ये विधानवाचक है या आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है, लेकिन हमने स्पेलिंग अगर गलत लिख लिए तो हमारा हाफ नंबर पेपर में डिडक्ट हो जाए। इसलिए इन स्पेलिंग्स को ध्यान से आपने इनकी लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रकार से वाक्य के 2 प्रकार हो गए, 2
अब अर्थ के आधार पर और दूसरा था रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने फाइनल में करना है, तो आपने सिर्फ वाक्य के बारे में 2 ही चीजें करनी है। पहला वाक्य के अंग और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं इनको आपने रिवाइज करना है। इससे रिलेटेड मैं आज आपको गूगल फॉर्म भी एक भेजूंगी जो आपने सॉल्व करना है।